हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर जो हमारी पिछली क्लास थी, जिसमें हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उसका भारत में आगमन बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ा। उम्मीद है वो वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर के आप जरूर देख लें, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से आपकी परीक्षा में बनने वाले संपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो उसमें दिए गए हैं। चार्टर एक्ट 1600 और चार्टर एक्ट 1726 दोनों एक्ट हमने उसमें कवर किए थे, और उन दोनों एक्ट के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच में हुई थी वो सब हमने उसमें डिस्कस किया है। उसे आप जाकर के जरूर देख लें, उसके बाद ही आपका ये वीडियो देखने का अर्थ जो है वो पूर्ण होगा। अब हम अपनी इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर थोड़ा सा और मजबूत बनाएंगे। जैसे 1726 के ईस्ट इंडिया एक्ट में आपने चार्टर एक्ट में आपने ये पढ़ा होगा कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई के प्रांतों को जो है गवर्नरों को उनके कानून बनाने की शक्ति दी गई। उसके बाद में साथियों वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अच्छा व्यापार बैठ गया। बंगाल, ओडिशा और बिहार के साथ, कलकत्ता, बंबई के साथ, मद्रास के साथ, अच्छा मतलब पूरे भारत में अब उनका जो व्यापार है वो फैल चुका है। तो इसी के साथ साथियों उसमें कुछ दोष भी जो है वो व्याप्त होने लगे। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, उन्होंने अपना निजी व्यापार भी यहाँ पर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देने से बच जाए। दूसरा, जब उन्हें अधिक मुनाफा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे उन्हें अब भारत के साथ व्यापार करने से अधिक मुनाफा होने लगा, तो उन्हें टैक्स बचाने के लिए कुछ जो प्रॉफिट है अपना वो उपहार रूप में दिखा दिया कि हमें भारतीयों के द्वारा ये उपहार दिया गया है या ये रिश्वत दी गई, जिस पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इस तरह के बहुत सारे दोष अब उसमें फैलने लग गए थे, जिन दोषों को हम 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा खत्म करेंगे। उससे पहले साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में अपनी जड़ें किस तरह से मजबूत करती जा रही है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध की खास बात यह थी साथियों कि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर कासिम, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में एक संधि कर ली कि मीर कासिम ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और ईस्ट इंडिया कंपनी से एक संधि कर ली कि आप मुझे बंगाल का नवाब बना दीजिएगा, मैं आपको ये युद्ध जितवा दूंगा, जो भी सिराजुद्दौला की सेना की कमियां है वो मैं आपको बता दूंगा। यही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत गई। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, सिराजुद्दौला हार गए। उसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल से मुगलों को टैक्स जाना था वो बंद हो गया। सिराजुद्दौला जो थे वो मुगल शासक थे, तो बंगाल से अब मुगलों को टैक्स जाना बिल्कुल संपूर्ण तरीके से बंद हो गया। आपने पिछली वीडियो अगर देखी है तो 1717 में फर्रुखसियर ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते हैं बंगाल, ओडिशा, बिहार में टैक्स मुफ्त, बिना टैक्स के मुक्त व्यापार करने की परमिशन दी थी, लेकिन अन्य जो वहां पर व्यापार कर रहे थे उन सभी का टैक्स तो अभी भी मुगल शासक को जा रहा था। लेकिन इस युद्ध के बाद जो भी जितना भी टैक्स बंगाल से मुगलों को जा रहा था वो सारा टैक्स बंद हो गया, और वो सारा टैक्स कहां पर चला गया? बंगाल के नवाब के पास, जो कि अब बंगाल का नवाब बन चुका था मीर कासिम। बात इतनी समझ में आ गई। इसके बाद में हुआ बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का जो युद्ध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसके बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो द्वैत शासन का स्थापन यहाँ पर करने वाली है, द्वैत शासन की नींव यहाँ पर पड़ने वाली है। बक्सर का जो युद्ध था साथियों वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेनापति थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो, जो इनकी सेनाध्यक्ष थे हेक्टर मुनरो थे, और उसके साथ ही शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे, मीर कासिम बंगाल का शासक, और सुजाउद्दौला जो अवध का शासक था। इन तीनों को ये तीनों एक साथ होकर के लड़े, और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो। इसका परिणाम ये हुआ कि इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई। देखो आप अंग्रेज कितने चतुर थे हैं। सबसे पहले मीर कासिम को अपने कब्जे में करके सिराजुद्दौला को हरवाया और मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया। ठीक है, सॉरी ये शासक मतलब शासक नहीं, ये मतलब बंगाल का नवाब था, और ये थे हमारे अवध के नवाब। ठीक है, तो अंग्रेज कितने चतुर थे। सबसे पहले उसे इस लालच को देकर के बंगाल का नवाब बना दिया। अब फिर दूसरे में बक्सर के युद्ध में उसी के साथ लड़ रहे हैं, अब इसे भी पराजित कर दिया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाला युद्ध, बक्सर का युद्ध भी अपने कब्जे में ले लिया, ये भी युद्ध उन्होंने जीत लिया। शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे 1760 से लेकर 1806 तक इनका जो राज चला था, इससे पहले सिराजुद्दौला मुगल शासक थे। ठीक है,
तो ये वाला युद्ध भी बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इस युद्ध को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वितीय के साथ में दो संधियां की। दो संधियां जो थी, इन्हीं दो संधि की वजह से यहाँ पर द्वैत शासन की नींव रखी गई थी। ये संधि कौन कौन सी थी? 1765 ईस्वी में दो संधि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शाह आलम द्वितीय के बीच में। पहली संधि ये थी कि बंगाल बिहार ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया के पास आ गई। बंगाल बिहार ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया के पास आ गई और न्याय प्रशासन लोक शिकायत के नवाब के पास रह गए। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। दीवानी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दीवानी, ठीक है, दीवानी होती है टैक्स वसूलना। टैक्स वसूलना मतलब बंगाल बिहार ओडिशा का जितना भी टैक्स है अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। बात समझ में आई? ईस्ट इंडिया कंपनी अब राजस्व पूरा का पूरा बंगाल बिहार ओडिशा का खुद वसूलेगी और जो बंगाल बिहार ओडिशा के न्याय प्रशासन लोक शिकायत होंगी वो वहां के नवाब उनका निस्तारण करेंगे। अब बताइए किसी सरकार हुई, मतलब जो भी धन आएगा, जो भी राजस्व आएगा वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के चली जाएगी और लोगों की शिकायतें, लोगों के लिए उचित सड़कें, लोगों के लिए मकान, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था जो है वो नवाब करेंगे। नवाब के पास पैसा कहां से आएगा? जब उनको टैक्स ही नहीं मिल पा रहा, जब वो राजस्व ही नहीं ले पा रहे हैं तो उनके पास पैसा कहां से आएगा जिससे वो लोगों की शिकायत दूर कर सके। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक जो है और नवाबों को धीरे 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 बहुत ही कमजोर करती चली गई। अब आप बात समझ गए किस तरह से मुगल जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं। अब इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे जो दोष है वो व्याप्त होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो उसके नियमों के अधीन विरुद्ध जाकर के अपना जो खुद का व्यापार है भारत में लागू करने लगे। तो इस सब को बंद करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निदेशक मंडल था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल सबसे स्टार्टिंग में बनाया गया जिसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। तो उन्होंने, तो उस निदेशक मंडल ने ब्रिटिश पीएम को कहा कि आप इस पर कुछ अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई तैयारी कीजिए। तो उस टाइम पर ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की ने एक गुप्त समिति बनाई और ये जो समिति है ये 1772 में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 1772 में एक गुप्त समिति बनाई। किसने बनाई? ये पीएम नॉर्थ, ब्रिटिश पीएम है ये। ब्रिटिश पीएम नॉर्थ ने 1772 में एक गुप्त समिति बनाई। इस गुप्त समिति को क्या काम दिया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोष, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो दोष जो व्याप्त हैं उन दोषों का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो गुप्त समिति का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों का पता लगाना। 1772 में गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पीएम को दी और उसके बाद में पीएम लेकर के आए थे 1773 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट से बहुत ही बड़े बड़े बदलाव ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के शासन में हुए थे। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कुछ संशोधन किए गए जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण है वो और अधिक बढ़ सके, जिसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो इस तरह से किए गए थे कि बंगाल का गवर्नर जो है अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब तक जैसे बंगाल, मद्रास और बंबई इनमें सब गवर्नर थे, तो अब बंगाल का जो गवर्नर है उसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन कर दिए गए। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। आप ये नाम जरूर लिख रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और मद्रास और बंबई के गवर्नर इसके अधीन रहेंगे। इसी से शुरू हुई केंद्रीकरण की नींव। जैसे कि आप देखते होंगे आज के देश में एक प्रधानमंत्री होगा और सभी राज्यों में राज्य सरकारें होंगी। ये मतलब जो राज्यों के जो गवर्नर होते हैं तो वो सभी राष्ट्रपति के अधीन रहेंगे। यहीं से केंद्रीकरण की नींव जो है वो बता दें स्थापित हुई। इसी के साथ एक अगला पॉइंट जो इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था वो ये कि गवर्नर जनरल की सहायता है तो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई पहली बार। इससे पहले गवर्नर की सहायता के लिए कोई सदस्य नहीं थी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें निर्णायक मत जो है वो गवर्नर जनरल को दिया गया।
मतलब 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद है, कोई कानून बनाना है, 2 सदस्य उस कानून पर हाँ कर रहे हैं, 2 सदस्य उस कानून पर ना कर रहे हैं, तो जो निर्णायक मत है, जो तीसरा मत जो है वो हाँ या ना के पक्ष में, वो गवर्नर जनरल का होगा। अब अगर दो के बीच में कोई कानून फंस गया है तो गवर्नर जनरल कह देगा कि ये सही है तो वो बन जाएगा, और कह देगा कि नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा, ये कर देगा। इसके साथ ही साथियों 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ये जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया ये एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का मतलब मैं आपको बता दूं, अभिलेख न्यायालय होता है जिसके सभी जो फैसले होते हैं उन सभी को एक लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाए, ताकि जब भी आगे कहीं इस तरह का कोई मामला आए तो उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके या उसका उपयोग किया जा सके। ये था अभिलेख न्यायालय। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इंपे। इस सर्वोच्च न्यायालय में कुल 4 मुख्य कुल 4 न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इंपे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंपे। कंपनी पर नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में ही बनाया, जिसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर था। तो कंपनी पर नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष बढ़ाया गया। पहले जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का था? अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो उसमें कितने वर्ष का कार्यकाल था? 1 वर्ष का। उसको 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष का कर दिया गया। हर वर्ष 1/4 सदस्य रिटायर होंगे, मतलब हर वर्ष जो है 1/4, 24 में से 6 सदस्य हर वर्ष रिटायर होंगे। इस तरह से 1 सदस्य का कार्यकाल को 4 वर्ष का कर दिया गया, जिससे कि कानून और नियम बनाने में थोड़ी सी और स्पष्टता आएगी। उसी के साथ बिना लाइसेंस निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब अब कंपनी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के भारत के साथ निजी व्यापार नहीं कर सकता है, भारत के लोगों से उपहार नहीं ले सकते और न ही किसी प्रकार की रिश्वत ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे दोष इसी पर जो व्याप्त थे, जिसकी गुप्त समिति ने जांच की थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये सब काम, और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें टॉपिक वो ये था कि अब से पहले जो निदेशक मंडल होता था ब्रिटिश के अंदर बैठा है, उसके पास, ब्रिटिश सरकार के पास ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों की जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये अनिवार्य कर दिया गया कि भारत के अंदर कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक और सैन्य शक्तियों की सभी जानकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य होगा। और ये जानकारी कौन देंगे? गवर्नर जनरल। तो जो गवर्नर जनरल होंगे, जो उनकी कार्यकारी समिति है, जो उनकी कार्यकारी परिषद है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अब सभी जानकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश तक पहुंचा दे। ये जो गवर्नर जनरल, ये जो पूरी परिषद थे, अब ये पूरी तरह से भारत के अंदर रह करके भारत पर राज करेंगे, भारत का शासन चलेंगे। इसी से साथ शुरू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन। जो गवर्नर जनरल बन गए थे, अभी इनके हाथ में वो सभी पावर्स आ चुकी थी। जो इनका पहला नारा था भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, तो अब वो बदल चुका था। अब ये भूभाग पर भी कब्जा कर चुके हैं और अब ये व्यापार पर भी कब्जा कर चुके हैं। जो नवाब का जो शासन है, जो मुगल शासन है, अब वो धीरे धीरे इनके इनके अंडर में आता जा रहा है और मुगल शासन अब यहां से भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अब धीरे धीरे ब्रिटिश शासन की स्थापना होती जा रही है, जो हम आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में कंपनी के ऊपर प्रशासनिक और इसकी कंपनी के मामलों पर नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ाना। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन भी चला रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का और प्रशासन करने का दोनों कार्य जो है वो अलग अलग कर दिए गए। इसके लिए व्यापारिक कार्य जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक मंडल स्टार्टिंग में बनाया गया था, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्यों वाला, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कार्य देखेगा, क्योंकि वो सिर्फ व्यापार के लिए ही बनाया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है। राजनीतिक कार्यों की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स यानी कि नियंत्रक मंडल का यहाँ पर स्थापना की गई, जिसके 6 सदस्य थे। नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य डाले गए और इस नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई सदस्य होगा। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है उसी में एक मंत्री होगा इसका सदस्य, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो राजनीतिक कार्य है उनको देखेगा। इसी के साथ साथ
कंपनी द्वारा भारत का जितना भी क्षेत्र अपने अधीन कर लिया गया है, जितना भी क्षेत्र को कंपनी ने जीत लिया है, अर्जित कर लिया है, अब वो सारा क्षेत्र जो है ब्रिटिश भारत कहलाएगा या ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये भी नाम बदल दिया। उसी के साथ जो गवर्नर जनरल की परिषद है, अब उसमें 3 सदस्य होंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की जो परिषद बनाई गई थी, उसमें 4 सदस्य थे, जिसमें गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का शक्ति मिली थी, लेकिन उसको घटा करके अब इसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे। और जो अन्य प्रांतों के गवर्नर हैं, उनकी भी परिषद में अब 3 सदस्य ही रहेंगे। इसी के साथ साथ साथियों, भारत में जितने भी अंग्रेजी कर्मचारी या ऑफिसर्स जो इन्होंने नियुक्त किए थे भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर अत्याचार करने के लिए जो इन्होंने नियुक्त किए गए थे, तो अगर उन अंग्रेजी कर्मचारियों में से या ऑफिसर्स में से कोई भी उनके नियमों को फॉलो नहीं करता है या अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, इसी के साथ गवर्नर जनरल जो है वो किसी भी प्रांत के राजा से युद्ध करने से पहले या उसके साथ दोस्ती संधि करने से पहले उसे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति सहमति लेनी होगी, जो निदेशक मंडल है उससे स्वीकृति लेनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर गवर्नर जनरल की थोड़ी सी शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दे दी गई कि अगर किसी भी प्रांत का गवर्नर अपनी सरकार चलाने में विफल हो जाते हैं, अगर किसी भी प्रांत का गवर्नर प्रांत पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, उसको ठीक से नहीं चला पा रहे, तो उसे बर्खास्त करने की शक्ति जो है वो गवर्नर जनरल को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से दी गई और इसी से नींव रखी गई थी। जो आज हमारा जो कानून है, जो हम राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन देखते हैं, किसी भी प्रदेश में जब मुख्यमंत्री प्रदेश का शासन चलाने में विफल हो जाता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल को उसका जो शासन चलाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यपाल के हाथ में आ जाती है, वो यहीं से आई हुई है। ठीक है, तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, जो अंग्रेजी शासन है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है भारत के संवैधानिक विकास में, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें इन्हीं सब चीजों से निकल करके आई है। इसके बाद साथियों आता है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आता है आपका चार्टर एक्ट 1813, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक व्यापार का एक अधिकार मिला हुआ है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि कोई भी आकर के, कोई भी दूसरी कंपनी आकर के भारत में अपना व्यापार चला सकती है, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत में और अधिक तेजी से फैल सके। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा सबसे पहला संशोधन तो यही किया जाएगा। उसके साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार करने की खुली छूट दे दी जाएगी। 1813 के एक्ट द्वारा ही साथियों 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर भी यहाँ पर खर्च किया जाएगा। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च हो रहा है, ये भारत का ही राजस्व है। ये एक अच्छा काम ब्रिटिश सरकार ने 1813 के चार्टर एक्ट में किया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। हालांकि ये राजस्व सब भारत का ही था, जो लूट करके ब्रिटेन जा रहा था, जिसको हम 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधिकारों को थोड़ा सा बढ़ाया गया। जैसे कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, जो अब से पहले 15 वर्षों तक था। स्टार्टिंग में कंपनी का जो एक अधिकार था वो 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का था, उसे 15 से बढ़ा करके अब 20 वर्ष का कर दिया। किसके द्वारा? 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी के साथ इसमें एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया कि भारत में जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं, जो नियंत्रक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को देखने के लिए बनाया गया था, जो उसके जो सदस्य हैं 24 सदस्य, उन सभी का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से अब जाएगा। जो पहले से ब्रिटिश सरकार देती थी, अब उसे भारतीय राजस्व के द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ एक अलग नियम बनाया गया, भारत में जितने भी ब्रिटिश अफसर नियुक्त हैं वो बिना अनुमति के भारत को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर वो बिना अनुमति के भारत छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, या ये उनके इस्तीफे का संकेत माना जाएगा। उसी के साथ जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र है उसमें लिखित कानून द्वारा प्रशासन की नींव रख दी गई 1793 के एक्ट द्वारा। अब जो ब्रिटिश सरकार ने जितना भी भारतीय क्षेत्र कब्जा कर रखा है, तो उस सच में जो प्रशासन है वो लिखित कानूनों के बेस पर चलेगा, और इन कानूनों की व्याख्या के लिए जो अधिकार है वो न्यायालय को दिया गया। मतलब कोई भी कानून बना दिया ब्रिटिश सरकार ने, तो उनकी जो व्याख्या है वो न्यायालय करेगा।
जैसे आज भी होता है कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो उसमें अगर कमी या कोई दोष उसका होता है तो उसको लेकर के आप संसद वहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है फिर उस कानून की। तो वही इसमें है, ठीक है। उसके अच्छा न्यायालय को अधिकार दे दिया गया। तो ये सब हुआ 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। इसके बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें एक अलग कहानी यहाँ पर आई थी। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो वही है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापार पर एक अधिकार खत्म कर दिया। जो व्यापार का एक अधिकार था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम का जो व्यापार है उस पर कंपनी का एक अधिकार बना रहेगा। ये इसमें एक अपवाद छोड़ दिया गया था। इसी के साथ पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ही भारत में ईसाई मिशनरियों को आकर के धर्म प्रचार करने की पूरी छूट दी गई और इसी के साथ प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान भी इसी के द्वारा 1813 के एक्ट द्वारा, जो इसमें भारतीयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि अब भारतीय जो है वो काफी विद्रोह करने लगे थे इनके खिलाफ। तो इन्होंने थोड़ा सा भारतीयों को लुभाने के लिए उनके पक्ष में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान कर दिया। लेकिन ये पैसा भी तो भारत सरकार का ही था, भारतीय राजस्व का ही तो था। ईसाई मिशनरी भारत में धर्म प्रचार की छूट मिली। प्रथम मिशनरी थॉमस द अपोस्टल भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था। ये अब की बात नहीं, पहले जो प्रथम ईसाई मिशनरी है वो 5252 एडी में थॉमस द अपोस्टल ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था। तो 1813 के एक्ट द्वारा इतनी सब चीजों को जो है वो बदला गया था। उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसके आगे हम 1833 और 1853 का अब सिर्फ 2 चार्टर एक्ट बचे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जारी होने वाले, जिन्हें हम 1833 और 1853 के द्वारा पढ़ेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और राजनीतिक पूरा जो अधिकार है, पूरा जो कानून है वो समाप्त हो जाएगा और 1858 के एक्ट द्वारा यहाँ पर स्थापित होगा ब्रिटिश शासन। अब जो व्यापार और शासन की पूरी प्रणाली है 1858 के एक्ट द्वारा, तो वो जो है समाप्त कर दिया जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1858 ला करके। और 1853 का जो चार्टर एक्ट होगा वो अंतिम चार्टर एक्ट होगा। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम इसी तरह से इन सब टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।